हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर इमेसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे इमेसिस का मतलब क्या होता है। इमेसिस इज द प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग जब होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमेसिस, ठीक है। और हाइपर का मतलब होता है सीवियर। अब देखते हैं ग्रेविडेरम का मतलब क्या होता है। ग्रेविडा का मतलब हम जानेंगे। तो ग्रेविडा आप एक प्रेग्नेंट वुमेन को भी बोल सकते हो। ग्रेविडा मीन्स अ प्रेग्नेंट वुमेन। और the number of times a woman has been pregnant. ओके, सॉरी, ओके। सो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। अगर आपको डिजीज कंडीशंस के मीनिंग पता है तो आप उस डिजीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आपने स्टडी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। देखिए, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या हुआ। हाइपर इमेसिस मतलब सीवियर वॉमिटिंग हो रही है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है। अगर सीवियर और एक्सेस नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे ही हम बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम इज एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक्सेसिवली मींस सीवियरली नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी प्रेगनेंसी के दौरान, उसे हम बोल रहे हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। इट मे अकर इन एनी ऑफ द 3 ट्राइमेस्टर्स। तो प्रेगनेंसी जो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है, ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो तीनों ट्राइमेस्टर्स में कभी भी अराइज हो सकती है एट एनी टाइम। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन दी गई है। अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। अब हम देख रहे हैं कॉजेस। फर्स्ट कॉज है हाई लेवल ऑफ एचसीजी। तो एचसीजी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक, नोट डाउन कर लीजिएगा, गोनाडोट्रोपिन। तो एचसीजी हार्मोन अगर उसका लेवल हाई होता है तो उसके वजह से भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। तो एचसीजी जो हार्मोन होता है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, वो रिलीज कर। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर के बारे में नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिक से लेके और थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि फर्टिलाइजेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है आफ्टर मतलब 3rd वीक में आफ्टर योर एलएमपी, जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, मतलब फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, उसके 3 वीक्स के बाद ओव्यूलेशन होता है। अब देखिए, ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। मान लीजिए ये ओवम है और अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है बाय स्पर्म सेल्स। अब स्पर्म से अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, फर्दर ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। अब देखिए, ब्लास्टोसिस्ट में जब ये कन्वर्ट हो गया है, आफ्टर दैट क्या होगा, जैसे जैसे मूव करेगा फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू, उसके बाद ही यूट्रस में जाकर क्या हो जाएगा, डेसिडुआ से अटैच हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डिवाइड हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास में। इनर सेल मास
और ट्रोफोब्लास्ट। अब देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ एक सेकेंड। अब ट्रोफोब्लास्ट जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट होता है इनटू 3 लेयर्स। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोल रहे हैं सिंसाइशियो ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोल रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो थर्ड लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मेसेनकाइम या फिर मेसोडर्म, या फिर और मेसोडर्म। अब हम एचसीजी की बात कर रहे थे, ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। अब एचसीजी जो हार्मोन है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, जो कि इनर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। और यही जो लेयर है सिक्रीट करती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। अब एचसीजी जो हार्मोन है सबसे पहले मदर के ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, आफ्टर दैट क्या होता है, यूरिन में सिक्रीट होने लग जाता है। तभी जब होम प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है कोई भी वुमेन, उस टाइम पे अगर यूरिन में एचसीजी जो है हार्मोन प्रेजेंट है तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। ओके, अब इतना हमने स्टडी कर लिया है तो थोड़ा सा हम इस हार्मोन के बारे में और थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब ये सिक्रीट तो हो गया है, बट ये फंक्शन किस तरीके से करता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फॉर्म करने के लिए, ये इन्फॉर्म करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। कॉर्पस ल्यूटियम देखो अब क्या होता है, ये नोट डाउन कर लेना। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है मास ऑफ सेल्स जो कि ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। अब जो एचसीजी हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम को इन्फॉर्म करता है दैट प्रेगनेंसी हैज बिगिन, कि प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इसके रिजल्ट में जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यू रिलीज करती रहती है, किसको, दो हार्मोन्स को, जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों ही हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। एस्ट्रोजन अब क्या काम करता है और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है। देखो, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो डेसिडुआ की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, उससे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, दैट मेंस्ट्रुएशन डजंट अकर, इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ डेसिडुआ सो दैट द मेंस्ट्रुएशन डजंट अकर। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को सप्रेस कर देता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जब हार्मोन सप्रेस हो जाएगा, इसका लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। हाई लेवल ऑफ एचसीजी है अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि साइटोट्रोफोब्लास्ट जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं वो लेयर सिक्रीट कर रही है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है तो उस केस में भी वुमेन को वॉमिटिंग हो सकती है। और अगर अनड्यू सेंसिटिविटी है टू नॉर्मल लेवल ऑफ एचसीजी, अगर एचसीजी का लेवल नॉर्मल है और एचसीजी से अगर वुमेन को सेंसिटिविटी है, लेवल जो है वो नॉर्मल है, हाई नहीं है, बट वुमेन को क्या है, सेंसिटिविटी है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। इससे भी क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, सेकंड कॉज की अगर हम बात करें, सेकंड कॉज ये है कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री है हाइपरिमेसिस की, प्रीवियस हिस्ट्री या फिर फैमिली हिस्ट्री है, मींस प्रीवियस हिस्ट्री का मतलब है अगर वुमेन को मान लो सेकंड प्रेगनेंसी है, उसके फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी उसे यही डिजीज कंडीशन जो है अराइज हो गई थी, तो अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उस केस में भी ऐसा हो सकता है, तो ये भी एक कॉज है। कॉज नहीं बोलोगे, इसको एक रिस्क फैक्टर बोल सकते हो।
अब हम देखते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। तो अब हम देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। सो देखिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो क्लासेस अटेंड ना करने के कारण उन्हें क्लिनिकल फीचर्स का मतलब भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं पता होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, क्लिनिकल फीचर्स को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर क्लिनिकल फीचर्स इसका मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इनमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ। ऑब्जेक्टिव मींस जो कि फिजिशियन के थ्रू ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई होप आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं फिजिशियन के थ्रू, और सब्जेक्टिव वो होते हैं जो कि हमें पेशेंट से परसीव होते हैं, जो कि पेशेंट बताता है। ओके, सो फर्स्ट है पर्निशियस वॉमिटिंग। सो पर्निशियस वॉमिटिंग का क्या मतलब होता है? एक ऐसी वॉमिटिंग कि पेशेंट अगर कुछ भी लेगा ऑरली तो क्या होगा, बैकफ्लो हो जाएगा, रिगर्जिटेट हो जाएगा। जो भी उसने फूड लिया है ऑरली, रिगर्जिटेशन अराइज हो जाएगी कंडीशन। तो पर्निशियस वॉमिटिंग का यही मतलब होता है, एनीथिंग टेकन ऑरली इज रिजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है पुअर एपेटाइट एंड पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। अब देखिए पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक रहेगा अगर वॉमिटिंग है उसके रिजल्ट में, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें 70% वाटर होता है, और अगर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियस बात है कि पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक की प्रॉब्लम भी रहेगी, और पुअर एपेटाइट रहेगी, पेशेंट को जो है भूख नहीं लगेगी इस केस में। लॉस ऑफ मोर देन 25% ऑफ बॉडी वेट। अब बॉडी वेट कैसे डाउन हो जाएगा? 70% वाटर होता है बॉडी में, एंड जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन अराइज हो जाएगी, इसकी वजह से जो बॉडी वेट है वो भी कम हो जाएगा 25%। एसिडोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी ड्यू टू स्टार्वेशन। अब स्टार्वेशन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पुअर एपेटाइट है। अगर पेशेंट कुछ भी ओरली नहीं ले पाएगा तो हम उसे स्टार्वेशन ही बोलेंगे, और स्टार्वेशन की कंडीशन में एसिडोसिस अराइज हो जाएगी कंडीशन। एसिडोसिस मींस एसिड फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसके रिजल्ट में पेशेंट को हेडेक होगा। लो यूरिन आउटपुट, बॉडी में जो वाटर है वो लेस क्वांटिटी में है, डिहाइड्रेशन हो गई है, तो यूरिन आउटपुट भी लो हो जाएगा ऑब्वियसली। लो ब्लड प्रेशर, अब देखिए सर्कुलेटरी फेलर भी हो जाएगा, ऐसा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है सर्कुलेटरी फेलर, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। सो अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो so these complications are integrated with each other. So first है circulatory failure, तो circulatory failure भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट है रेटिनल हैमरेज। अब आपको पता है रेटिना जो हमारी आई में प्रेजेंट होता है उसमें हैमरेज हो सकती है, और ये अगर एक साइन एंड सिम्टम हमें शो हो रहा है लो ब्लड प्रेशर, उसी के रिजल्ट में, उसी के साइड इफेक्ट में, उसी के कॉम्प्लिकेशन रेटिनल हैमरेज अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है कोर्सकॉफ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में देखो क्या होता है, पेशेंट को डिसओरिएंटेशन हो जाएगी और लॉस ऑफ मेमोरी। पेशेंट का मेमोरी लॉस होगा, तो आफ्टर लॉस ऑफ मेमोरी कोमा भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। एक कॉम्प्लिकेशन है ये भी। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। सो अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। सो हाइपोवोलीमिया मीन्स अगर सर्कुलेटरी फेलियर हो गया है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। सबसे पहले आपको ये बता दो, जो ट्रीटमेंट है वो साइन एंड सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, सर्कुलेटरी फेलियर है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो उस केस में हम आईवी इन्फ्यूजन देंगे। सबसे पहले हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। आफ्टर दैट ऑरली मीन्स माउथ से कुछ भी नहीं देना है, आईवी इन्फ्यूजन कर देंगे। नेक्स्ट है विटामिन सप्लीमेंट्स आर गिवन पैरेंटरली। अब देखिए पैरेंटरल रूट किसे कहा जाता है? एक्सेप्ट ओरल रूट, जो भी अदर रूट्स हैं उससे हम विटामिन सप्लीमेंट
एडमिनिस्टर करा सकते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियसली, इंट्रावीनसली, इंट्रामास्कुलरली, पेरेंट्रल रूट के थ्रू, मींस ओरल रूट को छोड़कर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट में हेल्प, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है वुमेन को, और एंटीहिस्टामिन में भी प्रिस्क्राइब। देखिए मैंने आपको बताया था इसका कोर्स एक होता है HCG से अगर वुमेन को सेंसिटिविटी है उस केस में हम एंटीहिस्टामिन मींस एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स होते हैं सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए वो प्रोवाइड कराते हैं। तो एंटीहिस्टामिन प्रोवाइड कराने से हो सकता है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट हो जाए और जो वुमेन है हाइपरिमेसिस उसे अराइज ना हो, मींस वॉमिटिंग एक्सेसिव जो हो रही है वो ना हो। तो ये भी मे बी प्रिस्क्राइब कर सकता है जो भी फिजिशियन है वो। आफ्टर दैट देखिए प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी हम वुमेन को रिकमेंड कर सकते हैं अगर ये कंडीशन जो है वो बहुत ही सीवियर हो गई है उस केस में, एंड टू प्रिवेंट द मदर्स मोर्टालिटी या फिर मेटर्नल मोर्टालिटी। जो कंडीशन है वो सीवियर है उस केस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको इस टॉपिक पर एनसीपी चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो होगा एनसीपी पे। एनसीपी का मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास काफ़ी दिन से एनसीपी पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगी। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना, मैं ज़रूर क्लियर आउट करूंगी। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।